हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अनुज सर में। तो दोस्तों, टॉप 200 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट हो गई है विलियम वर्ड्सवर्थ पर। और पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25 तक। और हम डिस्कस करेंगे टोटल टॉप 200 क्वेश्चंस ऑफ प्रीवियस एग्जाम बेस्ड ऑन विलियम वर्ड्सवर्थ। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से 50 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 इज ऑन योर स्क्रीन। According to Wordsworth, poet is a man speaking to dash, a man, it is true, endowed with more lively dash, more dash and tenderness. तो दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक्स आपको करना है यहाँ पे विद सुटेबल वर्ड्स गिवन बिलो। तो आपको अगर ये याद लाइन हो, आपको ये लाइन याद हो कि पोएट इज अ मैन स्पीकिंग टू मैन, तो आप देखिए केवल एक ऑप्शन से ही इस ऑप्शन को आप पकड़ सकते थे। तो ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो फर्स्ट ब्लैंक में होगा मैन, सेकेंड ब्लैंक में होगा सेंसिबिलिटी एंड थर्ड ब्लैंक में होगा एंथुसियाज्म। देख लेते हैं दोस्तों एक्सप्लेनेशन को। अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ, पोएट इज अ मैन स्पीकिंग टू मैन, अ मैन, इट इज़ ट्रू, एंडोड विद मोर लिवली सेंसिबिलिटी, मोर एंथुसियाज्म एंड टेंडरनेस। Thus the correct answer is option number B. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 इज ऑन योर स्क्रीन। Will no one tell me what she sings? Perhaps the plaintive numbness flow the above mentioned lines appear in। तो दोस्तों, ये लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है द सॉलिटरी रीपर की, जिसमें पोएट कहता है कि क्या कोई मुझे बताएगा कि वो यंग लड़की क्या गा रही है। तो ऑप्शन नंबर सी, द सॉलिटरी रीपर इज द राइट आंसर। See the explanation. We will see the explanation of each and every question. The given line, will no one tell me what she sings, dash 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 numbness flow, has been taken from the famous poem The Solitary Reaper. It has been composed by romantic poet William Wordsworth. It was published in 1807. तो दोस्तों, सॉलिटरी रिपर पोयम 1807 में पब्लिश की गई। Let's move towards the next question. Question number 28 is on your screen. The line, thy soul was like a star and dwelt apart, appears in। तो दोस्तों, ये लाइन क्वेश्चन नंबर 28 की ये लाइन किस पोयम की है? तो वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स, मिल्टन 1802। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सी द एक्सप्लेनेशन। The lines, thy soul was like a star and dwelt apart, appears in London 1802. London 1802 is a poem by romantic poet William Wordsworth and published for the first time in Poems in Two Volumes 1807। तो Poems in Two Volumes 1807 में ये पब्लिश हुई थी, लंदन 1802। क्वेश्चन नंबर 29 इज ऑन योर स्क्रीन। See question number 29. Which of the following works is not written by John Milton? इनमें से कौन सा वर्क जॉन मिल्टन ने नहीं लिखा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों, इसमें से कौन सा नहीं लिखा है? ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी लिखा है मिल्टन ने। ऑन द लेट मैसाक्रे इन पैडमोंट लिखा है। ऑन हिज अराइविंग एट द एज ऑफ 23 लिखा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। सी मिल्टन ने नहीं लिखा है। तो चलते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। द इनर विजन 1909 इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन। इनर विजन 1909 से 1914 इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन, इट इज़ रिटन बाय वर्ड्सवर्थ। ये वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। वेयर एज ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, ऑन द लेट मैसाक्रे इन पैडमोंट एंड ऑन अराइविंग एट द एज ऑफ 23 आर रिटन बाई मिल्टन। तो दोस्तों, द इनर विजन वर्ड्सवर्थ ने लिखी है और बाकी ये सारी मिल्टन की ही वर्क्स हैं। क्वेश्चन नंबर 30 इज ऑन योर स्क्रीन। इन विलियम वर्ड्सवर्थ, द सॉलिटरी रीपर, द सॉलिटरी हाईलैंड लेस इज। तो दोस्तों, क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? अ गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड। 30 का क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी,
तो एक यंग लड़की थी स्कॉटलैंड से, द सॉलिटरी रीपर में जिसके बारे में बताया गया है। सी द एक्सप्लेनेशन। इन विलियम वर्ड्सवर्थ द सॉलिटरी रीपर, द सॉलिटरी हाईलैंड लैच इज अ गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड, अ यंग गर्ल। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 से पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द सॉलिटरी रीपर इज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, पब्लिश्ड इन 1807 इन द कलेक्शन Poems in Two Volumes. It is a pastoral snapshot of young women working alone in a field in the Highland of Scotland, singing a plaintive song in Gaelic. Question number 31 is on your screen. Which of the following work is not written by John Milton? इनमें से कौन सा वर्क जॉन मिल्टन ने नहीं लिखा है? तो 31 का दोस्तों करेक्ट आंसर करिए, क्या हो जाएगा 31 का? कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए। कह रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज़ नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन, किसने जॉन मिल्टन का कौन सा वर्क नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, एल्मा और द प्रोग्रेस ऑफ द माइंड। ये जो वर्क है वो जॉन मिल्टन का नहीं है। बाकी ऑफ एजुकेशन, एरिजियोपेटिका, ऑन शेक्सपियर, ये मिल्टन के वर्क हैं। तो एल्मा और द प्रोग्रेस ऑफ द माइंड इज़ नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन। एल्मा और द प्रोग्रेस ऑफ द माइंड 1715 इज रिटन इन 3 कैंटोज बाय मैथ्यू प्रायर, वेयर एज ऑफ एजुकेशन, एरियोपेजिटिका एंड ऑन शेक्सपियर आर रिटन बाय मिल्टन। तो इन चारों में से ऑप्शन नंबर डी मिल्टन ने नहीं लिखा है, बाकी तीनों वर्क जॉन मिल्टन ने लिखा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्ड्सवर्थ द बॉर्डरर्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ। तो वर्ड्सवर्थ का जो वर्क है द बॉर्डरर्स, ये किस कैटेगरी में आता है? तो दोस्तों ये आता है वर्स ट्रेजेडी में। किस में आता है? ऑप्शन नंबर सी, वर्स ट्रेजेडी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। सी द एक्सप्लेनेशन। Wordsworth The Borderers comes under the category of worst tragedy. The Borderers, a tragedy in 5 acts, was Wordsworth's first major work. Between 1795-1797, Wordsworth wrote his only play, और दोस्तों ये वर्ड्सवर्थ का ओनली प्ले है द बॉर्डर्स, ध्यान रखिएगा। और ये एक वर्स्ट ट्रेजिडी है। इट इज़ सेट ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग हेनरी थर्ड ऑफ इंग्लैंड, और ये इंग्लैंड के किंग हेनरी थर्ड के टाइम में लिखा गया। तो आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है। द बॉर्डर्स सिंगल प्ले है वर्ड्सवर्थ का, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 इज ऑन योर स्क्रीन। इन विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ डज द लाइन आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग अकर्स? वर्ड्सवर्थ की किस पोएम में ये लाइन आती है? क्वेश्चन नंबर 33 बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है दोस्तों। तो ये लाइन दोस्तों है इमॉर्टलिटी ओड की। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग। द लाइन आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग occurs in Immortality Ode. Full title is Ode Intimations of Immortality. In full, Ode Intimations of Immortality from Recollections of Early Childhood. दोस्तों ये इसका पूरा टाइटल है, Ode Intimations of Immortality from Recollections of Early Childhood। यहाँ फॉर्म नहीं दोस्तों, फ्रॉम होना चाहिए। Immortality from। Poem by William Wordsworth, published in the collection Poems in Two Volumes in 1807. This 11 stanza poem is written in the styled the irregular Pindaric ode में लिखी गई। तो Immortality Ode is the right answer. Our birth is but a sleep and forgetting, हमारा जो जन्म है वो बस एक क्या नींद है, एक सोना है और उसके अलावा भूल जाना और उसके अलावा कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 34। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय जॉन गॉल्सवर्दी? इनमें से कौन सा वर्क जॉन गॉल्सवर्दी ने नहीं लिखा है? तो 34 का दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर बी द थॉर्न। द थॉर्न वर्क जो है वो गाल्सवर्दी का नहीं है, तो ये किसका है? वर्ड्सवर्थ का है। द थॉर्न इज रिटन बाय वर्ड्सवर्थ। दिस पोएम was published in 1789. In this poem, the poet expresses description of nature and thorn, mossy hill, small muddy pond. Question number 35 is on your screen. Which of the following poem is not written by John Galsworthy? इनमें से कौन सी पोएम जॉन गाल्सवर्दी ने नहीं लिखी है? तो डेवन टू मी लिखी है, रसिया अमेरिका लिखी है, पास्ट लिखी है, एडमोनिशन टू अ ट्रैवलर ये गाल्सवर्दी की पोयम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। सी द एक्सप्लेनेशन। 35 का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एडमोनिशन इज टू अ ट्रैवलर पोएम इज नॉट रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी, इट इज़ रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। 1770 में इनका जन्म हुआ, 1850 में इनकी डेथ हुई। वर्ड्सवर्थ वॉज बोर्न इन द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्दर्न इंग्लैंड, the second of 5 children of a modestly prosperous estate manager. Question number 36 is on your screen. Who refers William Wordsworth as an ever enduring man? Very important question. वर्ड्सवर्थ को एवर एंड्योरिंग मैन किसने कहा? तो 36 का दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सैमुअल टेलर कॉलरिज। एस.टी. कॉलरिज इज़ द राइट आंसर। एस.टी. कॉलरिज ने इनको एवर एंड्योरिंग मैन कहा। एस.टी. कॉलरिज फुल इज सैमुअल टेलर कॉलरिज रेफर्स विलियम वर्ड्सवर्थ एज एन एवर एंड्योरिंग मैन। द प्रेल्यूड 1806 was read to him by Wordsworth. Samuel Taylor Coleridge praises William Wordsworth and his poetic ability. Question number 37 is on your screen. Thou hadst a voice whose sound was like the sea, pure as the naked heavens, majestic free. The above lines are written for. ये लाइनें किसके लिए लिखी गई दोस्तों? तो 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन मिल्टन। ये लाइनें लिखी गई जॉन मिल्टन के लिए। दो हैडेस्ट अ वॉइस whose sound was like the sea, pure as the naked heavens, majestic free. तो see the explanation. The above lines are written for John Milton. These lines, though hadst dash dash majestic free, are an extract from To Milton or London in 1802 by William Wordsworth. The speaker addresses the soul of the dead poet John Milton. This poem is one of the many excellent sonnets Wordsworth wrote in the early 1800s. Question number 38 is on your screen. In which one of the following poems William Wordsworth is enchanted and moved by a single girl song? तो सिंगल गर्ल सॉन्ग से मूव हुए थे किस पोएम में दोस्तों? ऑप्शन नंबर 38 द सॉलिटरी रीपर। सॉलिटरी रीपर में एक यंग लड़की गाना गा रही थी। सी द एक्सप्लेनेशन। द सॉलिटरी रीपर इज अ लिरिक पोएम by English romantic poets William Wordsworth and one of his best known works. The song of the girl has stopped him from going to his business. तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, द सॉलिटरी रीपर एक लिरिक है। कई बार बैलेड में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, द सॉलिटरी रीपर इज अ लिरिक पोएम। क्वेश्चन नंबर 39 इज ऑन योर स्क्रीन. विच वर्क ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ इज जनरली कंसिडर्ड टू हिज मैग्नम ऑपस? तो मैग्नम ऑपस इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्क कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? तो 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनका वर्क है द प्रेल्यूड। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। द प्रेल्यूड ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ इज जनरली कंसिडर्ड टू बी हिज मैग्नम ऑपस. द फुल टाइटल ऑफ द प्रेल्यूड इज द प्रेल्यूड और ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड, एन ऑटोबायोग्राफिकल epic poem in blank verse published posthumously in 1850. It is divided into 14 books. Thus appropriate answer is option D. तो दोस्तों द प्रेल्यूड जिसका पूरा टाइटल ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड भी है, और ये एक ऑटोबायोग्राफिकल इपिक पोएम है, ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है, और इसको इनकी डेथ के बाद इनकी वाइफ मैरी हचिनसन के द्वारा 1850 में पब्लिश कराया गया था।
और ये 14 बुक्स में डिवाइडेड है। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 इज ऑन योर स्क्रीन। रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस इज अ पोएम बाय। तो दोस्तों इसका एक सब टाइटल और भी माना जाता है, लीच गैदरर। तो ये पोएम किसने लिखी है? ये वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। किसने लिखी बताइए? सही बता रहा हूँ ना? वर्ड्सवर्थ, बिल्कुल करेक्ट है वर्ड्सवर्थ। ऑप्शन नंबर डी। इसका एक और टाइटल है लीच गैदरर। रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस इज अ पोएम composed by William Wordsworth. It is a lyric poem composed in 1802 and published in 1807 in his poetic collection Poems in Two Volumes. The central theme of the poem is the need for resolution and independence in the face of old age and acute suffering. Thus, the appropriate option is option number D. Who wrote the Lucy poems? तो दोस्तों लूसी पोएम्स को किसने लिखा? विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा। लूसी पोएम में 5 पोएमें हैं। William Wordsworth wrote the Lucy poems, a series of 5 poems about an idealized young woman named Lucy, published collectively in the second edition of Lyrical Ballads in 1800. The Lucy poem consists of 5 poems named. तो 5 पोएमें कौन कौन सी हैं वो? Strange fits of passion have I known. दूसरी है She dwelt among the untrodden ways. थर्ड है I travelled among unknown men. फोर्थ है 3 years she grew in sun and shower. और फिफ्थ है Slumber did my spirit seal. तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। ये इससे आसान क्वेश्चन दोस्तों कुछ नहीं हो सकता, इस पे आंसर करिए। इन विच ईयर वॉज द लिरिकल बैलेट्स पब्लिश्ड? तो 1798 में दोस्तों लिरिकल बैलेट पब्लिश हुई थी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। द लिरिकल बैलेट्स वॉज पब्लिश्ड इन 1798. It is a collection of 23 poems written by William Wordsworth, 19 poems, and S.T. Coleridge, 4 poems. First published in 1798. तो 19 पोएम वर्ड्सवर्थ की, 4 एस.टी. कॉलरिज की, टोटल 23 1798 में पब्लिश हुआ। क्वेश्चन नंबर 43। इन हिज पोएम टिंटन एबी विलियम वर्ड्सवर्थ एड्रेसेस हिज सिस्टर। व्हाट इज द नेम ऑफ हिज सिस्टर? तो वर्ड्सवर्थ की सिस्टर का नाम था डोरोथी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। In the final section of Tinton Abbey, William Wordsworth addresses his sister Dorothy, saying that her presence boosts up his spirit, and continuing, "My dear, dear friend, and in thy voice I catch." The poem's full title, Lines Composed a Few Miles Above Tinton Abbey, is a meditation upon memory, youth, nature, and human love. It first appeared in 1798 in Lyrical Ballads, a collection of poetry by Wordsworth and S.T. Coleridge, hence option. Thus the correct option is answer C. तो वर्ड्सवर्थ की सिस्टर का नाम था डोरोथी। क्वेश्चन नंबर 44 दोस्तों हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे इस क्लास में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोनेट? इनमें से कौन सी एक सोनेट है? तो 44 का दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द वर्ल्ड इज टू मच विद अस इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए एक सोनेट पोएम है, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। चलते 44 के एक्सप्लेनेशन की ओर। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस इज अ सोनेट बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. Like most Italian sonnets, it has 14 lines and is written in iambic pentameter. It reflects Wordsworth's view that humanity must get in touch with nature to progress spirituality. Hence, option A is the correct answer. Question number 45 is on your screen. Who said, "Poetry springs from emotion recollected in tranquility"? तो दोस्तों ये वर्ड्सवर्थ ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। See the explanation. William Wordsworth said that poetry springs from emotion recollected in tranquility. In his famous preface to the Lyrical Ballads, Wordsworth famously writes, "Poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings. It takes its origin from emotions recollected in tranquility." Thus the appropriate answer is D. तो दोस्तों ये डेफिनेशन वर्ड्सवर्थ ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 46 इज ऑन योर स्क्रीन.
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेट ऑफ लेक पोएट्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो लेक पोएट्स किसको कहा जाता है बताइए 46 में? तो विलियम वर्ड्सवर्थ को, सैमुअल टेलर कॉलिंस को और रॉबर्ट साउदी को। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ये तीन दोस्तों लेक पोएट्स माने जाते हैं, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और रॉबर्ट साउदी। William Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge, and Robert Southey are called lake poets. Lake poets lived in the English Lake District of Cumberland and Westmoreland, now Cumbria, at the beginning of the 19th century. Thus, the appropriate answer is option number D. तो इन तीनों को लेक पोएट्स कहा जाता है। Wordsworth, The Borderers is a worst tragedy set during the reign of। तो दोस्तों अभी बताया था किंग हेनरी थर्ड के टाइम आया था। तो 47 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। किंग हेनरी थर्ड के टाइम द बॉर्डरर्स इनका सिंगल प्ले है जो कि वर्स्ट ट्रेजेडी है। वर्ड्सवर्थ रोट हिज ओनली प्ले द बॉर्डरर्स बिटवीन 1795-97। इट इज़ वर्स्ट ट्रेजेडी set during the reign of King Henry III, when Englishmen in the North Country came into conflict with the Scottish rovers. क्वेश्चन नंबर 48। ये दोस्तों अभी LT ग्रेड में भी क्वेश्चन आया था। विच रिवर फिगर्स इन द टिंटन एबी। तो किस रिवर की बात कही गई है? वे रिवर की बात कही गई है। ऑप्शन नंबर ए। LT ग्रेड का ये क्वेश्चन है 2025 में। वे रिवर इज़ द राइट आंसर। Where river figures in the Tintern Abbey. It was written by William Wordsworth after a walking tour with his sister. In this section of the Welsh borders, reference of Where River is in the title of the poem. Lines composed a few miles about Tintern Abbey. On revisiting the banks of the Wey during a tour July 13, 1798. तो चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 इज ऑन योर स्क्रीन। विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ डू दीज लाइन्स अपीयर इन? विजडम इज ऑफ टाइम्स नियरर व्हेन वी स्टूप देन व्हेन वी सोर। तो दोस्तों बताइए क्या हो जाएगा 49 का करेक्ट आंसर? तो 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर E, the excursion. Option number E, the excursion is the right answer. The Excursion, being a portion of The Recluse, is a long poem first published in 1814. It was intended to be the second part of Recluse, an unfinished longer work that was also meant to include the prelude. Famous line, "Wisdom is oft time nearer when we stoop than when we soar," appears in this poem. इस क्लास का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन। वर्ड्सवर्थ्स इमॉर्टलिटी ओड कंटेंस स्टेंजाज। तो कितने स्टेंजा हैं दोस्तों इसमें? 11 स्टेंजा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इमॉर्टलिटी ओड 11 स्टेंजा पोएम। Ode Intimations of Immortality from Recollections of Early Childhood is a poem compiled in 1804 and published in Poems in 2 volumes 1807. The poem is an irregular Pindari ode in 11 stanza. तो दोस्तों इस क्लास में हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 50 तक। आई होप आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहें, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे मेरी वीडियो आप तक नहीं पहुंचेंगी। और अगर मैंने आपको अच्छा पढ़ाया हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और उसमें हम डिस्कस करेंगे 51 से 75। चलिए, थैंक यू सो मच।